Hello friends, my name is Nikhil and welcome to the very first video of economic and social issues. Guys, मैंने अभी आज जो मेरा एक रील रिलीज़ हुआ उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आज मेरा ESI के ऊपर एक पहला लेक्चर आएगा। ये एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा जिसमें मैं ESI का आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ESI का न केवल पूरा सिलेबस बताने जा रहा हूं, बल्कि मैं आपको और बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देने जा रहा हूं कि आखिर ESI की ये जो सब्जेक्ट होता है, ये कौन कौन से एग्ज़ाम में किस तरीके से नोटिफिकेशन में आपको पूछा जाता है, एग्जामिनर का रियल एक्सपेक्टेशन इससे क्या होता है। और अगर आप ये सारे एग्ज़ाम्स एक बार गौर से देख लीजिए, नाबार्ड ग्रेड ए, IFSCA ग्रेड ए, उसके बाद फिर नाबार्ड DA डेवलपमेंट असिस्टेंट, SIDBI ग्रेड ए, RBI ग्रेड बी एंड SBI PO, इस तरह के कोई एग्ज़ाम्स अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आपको ESI जैसा सब्जेक्ट क्यों पढ़ के रखना चाहिए और इसका क्या बेनिफिट होगा, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता है कि बैच तो शुरू हो ही चुकी है और बैच के शुरू होने के साथ साथ ये जो पहला वीडियो है ये आपको उसके सिलेबस को लेकर समझने के लिए बहुत आसान होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट रहेगा और ESI दरअसल क्या है। उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मतलब किसी तरीके से आपको ऐसा लगे कि यानी ESI जैसा सब्जेक्ट जो है वो मतलब वाई शुड वी गो फॉर वन एनी फैकल्टी पर्टिकुलरली। देखिए, मेरा नाम निखिल है, आप सबको पता ही है ये। मैं संकल्प एजुकेशन से कम पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये लगातार मेरा 8वां साल है। ओवरऑल मुझे 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ग्रेजुएशन की बात करें तो मैंने BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसके बाद मेरा 2-3 कंपनियों में कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन भी हुआ था। इसके साथ ही साथ मैंने मर्चेंट नेवी में काम किया है 1 साल और उसके बाद फिर मैंने मेरा MBA पूरा किया। MBA मैंने मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में पूरा किया और MBA पूरा होने के बाद वंस अगेन एक मल्टीनेशनल कंपनी, आपने नाम सुना होगा, MRF टायर्स, उसमें मैं एज अ सीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर हैदराबाद वाले यूनिट में काम कर चुका हूँ। इस कंपनी के बाद मेरा औरंगाबाद आना हुआ और औरंगाबाद में मैंने गुडियर टायर्स नाम की एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की। दोनों ही कंपनियों में करीबन 2.5 साल का मुझे वर्क एक्सपीरियंस रहा है। सो ऑल इन ऑल मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस 5 साल का रहा है और इसके साथ साथ मेरे पास कम से कम 10 से 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है। इस टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान मैंने MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने रेलवे के स्टूडेंट्स को, SSC के स्टूडेंट्स को, बैंकिंग के स्टूडेंट्स को पिछले 7 साल से पढ़ाया और साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को भी UPSC की प्रिपरेशन करने में मैंने मदद की। तो पिछले 3-4 साल से मैं वो भी एक असाइनमेंट कर रहा हूँ। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पर अभी से स्टूडेंट्स को फाउंडेशन के कोर्स पे UPSC की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आई एम ऑल्सो हेल्पिंग ऑल दो स्टूडेंट्स इन दैट। तो ये मेरी अभी तक की जर्नी रही एंड आई एम वेरी श्योर कि इस पूरे जर्नी के साथ जो एक्सपीरियंस मैं अपने साथ लेकर आता हूँ वो सारी चीज़ें आपको इस बैच के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आप खुल के ये ESI का कोर्स बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट और बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ESI के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या सिलेबस है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो कि नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है वही सिलेबस मैं कवर करवा रहा हूँ या नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए, नाबार्ड ग्रेड ए के नोटिफिकेशन का ये एक स्नैपशॉट है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसको देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पर समझ में आता है कि मेंस का जो एग्ज़ाम है नाबार्ड ग्रेड ए का, उसमें 2 पेपर होने वाले हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 तो जनरल इंग्लिश का है जिसमें आपको ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव लिखना है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स, ठीक है। पेपर 2 जो है, देख लीजिए यहाँ पर ESI एंड ARD आपको दिख रहा होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी ये जो है ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स आपके लिए रहेंगे, 30 मिनट का समय रहेगा। तो जाहिर है कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव में देखिए 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 4 आपको करने होंगे
जिसमें से 2 15 मार्क्स के लिए होंगे और बचे हुए 2 10 मार्क्स के लिए होंगे। तो 15 और 15 हो गए 30 और 10 और 10 20, यानी 50 मार्क्स का ये एक पार्ट रहेगा। तो इसमें आपको लिटरली आंसर टाइप करने हैं दोस्तों, ये डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है। तो किस तरह के क्वेश्चन होंगे? इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के मुद्दे पर मैं आगे आपको सिलेबस बताऊंगा पूरा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका एग्जाम में आने वाला है, नाबार्ड ग्रेड ए, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी देखिए सिलेबस में एग्जामिनर ने नोटिफिकेशन में ये एक बात बहुत स्पष्ट लिख के रखी है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इज इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मतलब ये कि ये जो सिलेबस है ये एग्जॉस्टिव, इसका मतलब ये कि जो उन्होंने बोला है सिर्फ उतना ही वो पूछेंगे, ऐसा वो बिल्कुल दावा नहीं करते, राइट। The syllabus should not be considered as the only source of information while preparing examination. ये तक बोला गया है कि सिलेबस को ही इकलौता सोर्स न माना जाए तैयारी करने के लिए, यानी कि 360 डिग्री आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, ऑल मैटर्स फॉलिंग विद इन द रियल्म ऑफ द सब्जेक्ट concern will have to be studied by the candidate as questions can be asked on all relevant matters under the subject। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जरूरी नहीं कि जो बोला गया है उतना ही सिलेबस पूछा जाएगा, आपको उससे रिलेटेड दुनिया की बेसिक चीजें या फिर उससे जुड़ी हुई आजू बाजू की बहुत सारी सराउंडिंग चीजें वो भी पूछी जा सकती है। तो कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द एग्जाम शुड ऑल्सो प्रिपेयर देमसेल्व्स for answering question that may be asked on current or latest development acts taking place under the subject, although those topics may not have been specifically included in the syllabus। हो सकता है कि उनको सिलेबस में हमने इंक्लूड ना किया हो, लेकिन वो खुद ही बोल रहे हैं कि आप पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ के आइए। इसका मतलब ये हो गया कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के टॉपिक के ऊपर आपको ऐसी भी चीज़ें पूछी जा सकती है जो उन्होंने सिलेबस में लिखी ही नहीं है, राइट। ये बात तो सच है। तो अब देखिए ये है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का एक्चुअल सिलेबस जो नोटिफिकेशन में है। ये सिलेबस मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैंने जो सिलेबस इसके आधार पे बनाया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये वो सिलेबस है जो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है। तो अभी देखिए ध्यान से, इन्होंने इंडियन इकोनॉमी, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन, इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स, फिर उसका इम्पैक्ट, फिर रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी, फिर पावर्टी के मेजर्स, फिर पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, पॉपुलेशन, फिर उसके बाद और देखिए यहाँ पर टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस, इश्यूज इन फूड सिक्योरिटी, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज एंड रूरल क्रेडिट, फिर उसके बाद आगे देखिए इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग, IMF और वर्ल्ड बैंक, WTO, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशल स्ट्रक्चर, मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज, जॉइंट फैमिली सिस्टम, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, education, status and system of education, socio-economic problems, educational policies in India, problems of scheduled caste and scheduled tribes, socio-economic programs of scheduled caste and scheduled tribes, backward classes, positive discrimination in favor of the underprivileged, social movements, Indian political system, human development and current and economic social issues। मतलब क्या वास्ट सिलेबस है ये। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप MPSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ये वो वाला फील आ रहा है, राइट। तो जाहिर है कि ये जो पूरा पार्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का, ये अपने आप में इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने समझने में मदद करेगा, राइट। अब इतना सिलेबस उन्होंने डाल के रखा है, तो जाहिर है कि अगर मुझे ये पढ़ाना है तो मैंने भी उतने ही डिटेल में आपके लिए पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया है। मैं आपको बताता हूँ आगे, राइट। तो ये आपको समझ में आया, ये पूरा का पूरा। अब आप
एक पल के लिए ये सोचिए कि एग्जाम तो बाजू में, लेकिन इतनी सारी चीजें अगर सीखने का मौका मिल रहा है तो आपको वो बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ये आपके पूरे 360 डिग्री सोच के लिए, एक अच्छी 360 डिग्री लर्निंग के लिए ये आपके लिए एक अद्भुत कोर्स रहेगा, बहुत शानदार कोर्स रहेगा। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ओके, रूरल डेवलपमेंट में ये सारी चीजें हैं, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी, केसेस ऑफ रूरल बैकवर्ड, रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फार्मर्स, एग्रीकल्चर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड सो मेनी थिंग्स। ये उन्होंने इनफैक्ट रूरल डेवलपमेंट में भी डाला है। तो दिस इज क्वाइट अ कंप्रिहेंसिव सिलेबस फॉर दैट। ओके, हाँ, अब अगर हम नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की बात करें, आपको लगेगा कि चलो ग्रेड ए तो छोड़ो, उस एक एग्जाम के लिए इतने पापड़ क्यों बेलेंगे। भाई डेवलपमेंट असिस्टेंट की भी एग्जाम अगर आपको देनी होगी तो वहां पर भी ईएसआई काम आएगा। देखिए कहां पर, ये देखिए मेंस की एग्जामिनेशन, और वहां पर आप ये देखिए नंबर 3 का पार्ट, जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? तो दिस इज समथिंग जहां पर आपको एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग के ऊपर चीजें पूछी जा सकती है। सो डेफिनेटली यहां पर आपको एक जरूरत पड़ सकती है एक अच्छे ईएसआई की, एक अच्छे इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग की, एक अच्छे जनरल अंडरस्टैंडिंग की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। तो ये वाला एक जो पार्ट रहेगा, यहां पर आपको बहुत अच्छे से ये सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। अगर आप सिडबी ग्रेड ए की परीक्षा दे रहे हैं, ओके, पिछले 2 साल में सिडबी 2 बार अपनी वैकेंसीज निकाल चुका है, आप सबको पता ही है, और बहुत शानदार नौकरी रहती है, 17-17 लाख के पैकेजेस रहते हैं सिडबी के। तो अगर आप सिडबी ट्राई करना चाहते हैं तो देखिए, सिडबी में आपको पता ही है कि सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ यहां पर आपको देखो जनरल अवेयरनेस दिखाई दे रहा होगा सिडबी के केस में, स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर स्पेशल रेफरेंस देके उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट का पूरा एक सेक्शन बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, वो लोगों ने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू आंसर बाय टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर पे टाइप करके आंसर देना पड़ेगा। उसमें देखो नंबर 5 में उन्होंने लिखा है 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे, 2 एसेज ऑन फाइनेंशियल बैंकिंग। फाइनेंशियल बैंकिंग पे आपको 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इन इंडिया, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के मुद्दे पर 20 मार्क्स ईच, एंड 1 बिजनेस लेटर राइटिंग 10 मार्क्स की। तो ये जो 2 निबंध लिखने हैं वो वंस अगेन आपको ईएसआई के ऊपर लिखने हैं। तो सिडबी जैसी परीक्षाओं में इसका महत्व और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट स्टफ जिसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर आती है एक बहुत ही ज़्यादा ड्रीमफुल एग्जाम, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी। आप सबको पता ही है, अभी कल ही आरबीआई ग्रेड बी का प्री हुआ। आरबीआई ग्रेड बी का जो मेंस का पार्ट रहता है ना, फेज 2 का जो सिलेबस रहता है, फेज 2 में वंस अगेन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आता है, और ये एग्जैक्टली वही सिलेबस है जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा देता हूं मैं फिर से। थोड़ी देर पहले हमने ये देखो, ये वाला जो पार्ट देखा था ना नाबार्ड ग्रेड ए का, ये सेम पार्ट आपको फिर से यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी के साथ ऑलमोस्ट वही चीज़ें देखने को मिल रही है। इसका मतलब नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी आपने ठीक से की होगी तो आरबीआई ग्रेड बी की भी तैयारी आपकी बढ़िया हो जाएगी। तो ये पेपर 1 के लिए आपको ये सारी चीज़ें, और वैसे भी जितने स्टूडेंट अभी आरबीआई का प्री का लेवल दे चुके हैं उनको मेंस के लिए इन सब चीज़ों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब आप बोलेंगे सर ये तो मतलब अभी प्री की एग्जाम तो हो गई आरबीआई ग्रेड बी की, मेंस तो अभी जुलाई एंड में ही है, तो क्या क्या कर लेंगे हम इतने कम दिनों में। देखिए ये जो कोर्स है ये कम्प्रीहेंसिव है, यहाँ से जितने बच्चों को ये सारे एग्जाम्स देने हैं उन सब के लिए ये एक साथ काम आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा वो सारा का सारा इसमें पूछा जाएगा। अच्छा, आरबीआई ग्रेड बी में एक और पार्ट होता है जिसको बोला जाता है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी देखो इसमें क्या क्या है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-2008, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, बैंक बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स, उसके बाद यूनियन बजट का कंसेप्ट, अप्रोच एंड पॉपुलर ट्रेंड्स, इन्फ्लेशन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी डाल के रखी है। इसका मतलब ये कि मेरे सामने चैलेंज क्या था जब मैंने ये सिलेबस बनाया कि मैं इस पार्ट को भी इंक्लूड करूं, मैं ये वाले पार्ट को भी इंक्लूड करूं, उसके बाद मैं इन एग्जाम्स को भी ध्यान में रखूं, फिर मैं इस एग्जाम को भी ध्यान में रखूं, और ऑफ कोर्स मैं ये नाबार्ड ग्रेड ए की एग्जाम को तो ध्यान में रखूं ही रखूं। तो इतना सब कुछ पूरा का पूरा एक साथ कवर करना मेरे लिए ज़रूरी था। और इसीलिए जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की जो मैंने आपके लिए बैच बनाई है, उन सारे तमाम जितने नोटिफिकेशंस मैंने आपको दिखाए उन सबको एक साथ मर्ज करके मैंने ये सिलेबस बनाया है। तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली आप लोगों को कह सकता हूँ कि ये जो सिलेबस मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस सिलेबस के साथ आप नाबार्ड ग्रेड ए, आप नाबार्ड डीए, आप आरबीआई ग्रेड बी, आप सिडबी ग्रेड ए, उसके अलावा आईएफएससीए की एग्जाम सेम सिलेबस है, आप देख लेना। और एसबीआई पीओ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एसबीआई पीओ का जो जनरल अवेयरनेस होता है उसके बाद फिर उनकी ग्रुप डिस्कशन होती है, पर्सनल इंटरव्यू होती है, तो उन लोगों को भी काफ़ी डेप्थ में चीज़ें पूछी जाती है। तो अगर आपने ये सब पढ़ा होगा तो आपको वो एसबीआई पीओ जैसी एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो फॉर ऑल सच टाइप ऑफ एग्जाम्स this is going to help you out like never before. So here is the syllabus for all this exams, right? तो ये मैंने सिलेबस बना के रखा है, ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसको आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए, राइट? राइट, ये देखिए, ये है वो सिलेबस। अब इसको एक बार ध्यान से देखिए। यस, सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स मैंने डाले हैं आपको मैं एक एक करके सब बताता हूँ। इंडियन इकोनॉमी 2023 का वर्जन पढ़ेंगे हम, बेसिक स्ट्रक्चर, जीडीपी, जीएनपी, जीएफसीएफ यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सेक्टर्स ऑफ जीडीपी, चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर फॉरेन रिजर्व्स, भारत की विदेशी मुद्रा, फिर व्हाट आर फॉरेन रिजर्व्स, रिजर्व ट्रांच, टॉप 10 फॉरेन रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, ये समझेंगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे क्योंकि वो पूछी गई है। तो रोल्स ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन 1-2, हिस्ट्री ऑफ एसबीआई, हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, ये पूरा समझेंगे। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, है ना, 1991 में जो कुछ हुआ, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी ने मिलके जो किया। ग्लोबल इकोनॉमी 2023 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आपने देखा ही था कि उसके ऊपर सवाल हैं। फिर डब्ल्यूटीओ क्या होता है, ब्रिक्स क्या होता है, सार्क, बिम्स्टेक, एससीओ, G20, ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक बहुत अहम मुद्दा है। तो फूड सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट एंड रैंकिंग इन फूड सिक्योरिटी, भारत में खाद्यान्न समस्या अभी भी कितनी बनी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे तो पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आएगा पावर्टी इन इंडिया, अबव पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन, इनकम लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद रूरल बैंकिंग इन इंडिया, इसमें ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, नाबार्ड, सिडबी, ये पूरा पार्ट आएगा। उसके बाद इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन में हम इन्फ्लेशन के भाई बहन सारे डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, बेस ईयर कैलकुलेशन, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, इन बातों को भी अच्छे से समझेंगे। फिर इंडिया एंड पॉपुलेशन, नया टॉपिक है ये, पॉपुलेशन ग्रोथ, करंट ट्रेंड्स, पॉपुलेशन पॉलिसी एंड चैलेंजेस, ओके, इसको समझेंगे। 10 टॉपिक ये हो गए और हर एक टॉपिक के आपको सब टॉपिक्स भी मिल गए। इसके अलावा ये है आगे के टॉपिक्स, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन इंडिया, डेमोग्राफिक डिविडेंड, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर, इंडियन एग्रीकल्चर, ब्रॉड ओवरव्यू, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस,
टॉपिक नंबर 14 है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में सामाजिक ढांचा कैसा है, हेल्थ का, एनवायरनमेंट का, एजुकेशन का। फिर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ एंड चैलेंज, रीजनल इम्बैलेंसेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड स्टेटस। उसके बाद फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड इंडियाज रेस्पॉन्स। आपको याद होगा आरबीआई ग्रेड बी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पार्ट में 2008 के रिसेशन के बारे में भी लिखा हुआ था, राइट। दिखा दूं मैं आपको एक बार, ये देखो आपको मैं चीज़ें, हाँ ये देखो, ये याद है, ये देखो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 एंड इट्स रेस्पॉन्स, राइट। तो इसीलिए हमने भी अपने सिलेबस में वो पार्ट डाल के रखा है, ये देखो। इसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, रिजर्वेशन सिस्टम, मल्टीकल्चरलिज्म, इसमें एसटी एससी ओबीसी वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। सोशल जस्टिस इन इंडिया, प्रॉब्लम्स विद एसटी एससी, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एसटी एससी ओबीसी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, एजुकेशनल रेलेवेंस एंड एजुकेशनल वेस्टेजेस, एजुकेशनल पॉलिसी फॉर इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, हाइलाइट्स, यूनियन बजट प्रिपरेशन एंड हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट। ये है आपका पूरा सिलेबस। अब एक बार आप इस वीडियो को इत्मीनान से, शांति से फिर से समझना, और नाबार्ड ग्रेड ए, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, सिडबी ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी और इस तरह की जितनी एग्जाम है सबके सिलेबस देख के, ये जो आपको 21 पॉइंटर सिलेबस मैंने दिया है ये 2 स्लाइड्स में, इन दोनों को आप अच्छे से देख लेना और उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि ये बैच आपके लिए कितनी काम की है, राइट। तो ये था मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो। अब इसमें मैं जाते जाते आपको 1-2 बातें और बता देता हूं। देखिए, लेक्चर्स सारे मैं कंडक्ट करूंगा, राइट। इसके अलावा जो मीडियम होगा पढ़ाने का, वो जो मीडियम होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश में होगा, ठीक है। आपको इसके साथ साथ मटेरियल जो मिलेगा, ये जो मटेरियल होगा पीडीएफ दी जाएंगी, साथ ही साथ आपको क्विजेस दिए जाएंगे ताकि आप एक 360 डिग्री प्रिपरेशन कर सकें, और नोट्स आपको जो क्लासरूम में मिलेगी वो तो जो मैं ऑनलाइन लेक्चर में लूँगा वो सारे नोट्स आपको इसके साथ मिलेंगे। यस, अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। देखिए, बच्चे इसमें डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए डिस्काउंट भी इसमें मैंने रखा है। तो ये जो डिस्काउंट है ये आपके लिए 11 जुलाई और 12 जुलाई, ओके, 2 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये कल से शुरू हो जाएगा, तो 11 और 12 जुलाई ये 2 दिन के लिए आप चाहें तो ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा ESI25, ठीक है। आई रिपीट, ESI25 कैपिटल लेटर्स में आप ये लिखिएगा, ये आपका कूपन कोड है। ये कूपन कोड आपको यूज करना है और ये बैच आप परचेस कर सकते हैं। कहां से परचेस करेंगे भाई? आप सबसे पहले आय प्रथम ऐप पे जाएंगे। आय प्रथम ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप गूगल प्ले स्टोर से सबसे पहले आय प्रथम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आय प्रथम ऐप, ये ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद लाइव बैचेस में जाइए और लाइव बैचेस में आपको सबसे ऊपर ही ये बैच दिख जाएगी, ESI की बैच, ठीक है। और इस बैच को सारे डिटेल्स के साथ पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद जो कीमत है उसकी 1200 प्लस GST वो पे मत कर देना, ये कूपन कोड यूज करना एंड द प्राइसेस विल फॉल डाउन ऑटोमेटिकली। वो प्राइस आप पे कर सकते हो और 2 दिन के अंदर इसका पूरा लाभ उठा सकते हो। अब जो टॉपिक वाइज हमारा पहला लेक्चर जो है वो 1-2 दिन के अंदर अंदर जल्दी शुरू होगा। 11 या 12 तारीख को आपका पहला टॉपिक जो है वो भी शुरू हो जाएगा। अब मैं इसमें एक बात आपको और बताना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम को लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने ये जो प्रोग्राम है, ये जॉब है या बाकी के एग्ज़ाम है, इस तरीके से लिया है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक लिबर्टी चाहता हूँ कि इसके कुछ लेक्चर्स जो हैं, समय समय पर जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके लिए डाले जाएंगे। ओके, अगर स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हैं तो डेफिनेटली लाइव प्लस रिकॉर्डेड मैंने तो बोल के ही रखा है,
लेकिन अगर स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग ग्रुप के हैं, तो वो अगर लाइव नहीं देख सकते हैं तो इन दैट केस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके लिए इसके लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। मैं हफ्ते भर की रिकॉर्डिंग कर करके रिलीज़ करता जाऊंगा और आप आराम से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अब रही बात कि सर फिर हम डाउट कैसे पूछेंगे। देखिए, डाउट क्लियरिंग के लिए आपके पास मेरा नंबर है 9834029366। ठीक है, जितने भी बच्चे इस बैच में एनरोल किए जाएंगे, जितने भी बच्चे एनरोल होंगे, उन सब का मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। उन सब का मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, एक टेम्पररी व्हाट्सएप ग्रुप। जब आप इस बैच के लिए एनरोल करोगे तो जाहिर है कि आप कोई तो मोबाइल नंबर वहाँ पर यूज़ करोगे रजिस्टर करने के लिए, तो उसके साथ आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाएगा। वो व्हाट्सएप के ग्रुप में आप चाहें तो सारे डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। वहाँ लाइन से मैं आपके डाउट्स के आंसर भी दे सकता हूँ और आपसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, राइट। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। हाँ, एक और बात रह गई, वो है वैलिडिटी की। देखिए भाई, ये जो बैच है, इस बैच की वैलिडिटी 1 महीने की नहीं है, 2 महीने की भी नहीं है, पूरे 3 महीने की भी नहीं है। इस बैच की वैलिडिटी है 180 दिन की, अर्थात 6 महीने की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। तो शानदार 6 महीने रहेंगे आपके पास इसकी बढ़िया तैयारी करने के लिए। और इन 6 महीनों में, मतलब अगर आप जुलाई में ज्वाइन कर रहे हो तो आराम से दिसंबर तक आप अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो आप इत्मीनान से ये सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, बैच के सारे लेक्चर्स को रिपीट कर करके बार बार देख सकते हैं। अब तो हमारी नई ऐप आ चुकी है, तो नई ऐप में देखने का अनुभव भी बिल्कुल अलग रहेगा। क्वालिटी की सेटिंग आप वहाँ पर कर सकते हैं, स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बैच के लेक्चर्स जो हैं वो 4 दिन लिए जाएंगे हफ्ते में, राइट। तो मेरा अंदाज़ा है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक तक सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर मान लो बहुत से बच्चे लाइव में नहीं देखते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये था पूरा का पूरा मेरे तरफ से आपके लिए एक पैकेज। उम्मीद करता हूँ कि इस बैच के साथ आपके बड़े बड़े एग्जाम्स के दरवाजे भी खुल जाएंगे। सो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि इस बैच में हम सब बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे और इस बैच का पूरा पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। तो अगर आप लाइफ में एक बार ढंग की इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं, एक बार आप इस तरह के बड़े बड़े सोशल इश्यूज़ और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे जाके कैपिटल लेटर्स में GYANBAAZI, जिस तरह आधार कार्ड में 4 बार ए, उस तरह ज्ञानबाजी में 4 बार ए, 4 बार ए वाला ज्ञानबाजी टाइप करना है। 5400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें कनेक्टेड है। आपका भी इंतज़ार है, आप भी उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो डेली GK_ज्ञानबाजी या GA बाय निखिल सर पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये था मेरे तरफ से ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी पहले लेक्चर में, और डिस्काउंट्स का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।